सम्मान और सियासत। भारत रत्न जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जब भी किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो चर्चा का विषय बन ही जाता है। पर जब इस बार के भारत रत्न की हम बात करते हैं तो इस बार का भारत रत्न राजनीतिक गहमा-गहमी का विषय बन चुका है। कारण है बीजेपी सरकार द्वारा 5 साल बाद 5 विभूतियों को भारत रत्न देने की घोषणा करना, और वो भी उस समय जिस समय लोकसभा के इलेक्शंस मुहाने पर खड़े हैं। और ऐसे में इस तरह की घोषणा को राजनीति से जोड़कर देखा ही जाता है और वही देखा जा रहा भी है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी इसको एक मॉरल एजेंडे के रूप में देखती है, लेकिन वहीं विपक्ष इसको सियासत के रूप में देखता है। विपक्ष की अगर देखें तो विपक्ष के लोगों का यह मानना है कि सरकार सम्मान के माध्यम से अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने और लोकसभा इलेक्शन में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। कई लोग इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं। वहीं जब आप बीजेपी की बात करें या भाजपा की जब बात करें तो इसके समर्थक सरकार की इस पहल को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की जो दरार है उसको जोड़ने के लिए या उसको कम करने की पहल के रूप में देख रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह के जरिए उत्तर भारत को, तो वहीं दो महान शख्सियतों नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन के जरिए दक्षिण भारत को बड़ा संदेश और एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश बीजेपी सरकार द्वारा की जा रही है। ऐसा जो है वो बीजेपी या भाजपा के समर्थक का मानना है। उनका यह मानना है कि इससे जो उत्तर और दक्षिण का जो एक के बीच जो एक दरार है, जो एक भेदभाव है, वो कम होगा। अब इस पर कई बातें हो सकती हैं और इस पर कई सारे ओपिनियन हैं। अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो इसमें खैर कोई दोहराई नहीं है कि जिन व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है वह इसके हकदार भी हैं। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, या फिर एम एस स्वामीनाथन हो, या फिर पीवी नरसिम्हा राव हो, और या चौधरी चरण सिंह हो। ये सभी ऐसे नेता, ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने समय समय पर भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। इन सभी व्यक्तित्व का जो है भारत की राजनीति और उसकी सामाजिक स्थिति पर काफी गहरा प्रभाव भी पड़ा है। पर जो लोगों के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल भी बेबुनियाद तो नहीं है, क्योंकि अगर आप वर्तमान की राजनीतिक स्थिति को देखें तो यह बात कहीं ना कहीं सच ही प्रतीत होती है। अगर आप देखें, जब बिहार में भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, उसके कुछ ही दिन बाद हमने बिहार में क्या देखा, तो बिहार में हमने सत्ता फेरबदल देखी, है ना। देखने को मिला वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने गठबंधन यानी राजद के साथ गठबंधन को तोड़कर वो एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए, है ना। और जिससे बिहार में बीजेपी की स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर आप देखें, जब भारत रत्न के लिए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा, किसानों के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह का जब नाम सामने आया, तो उसके बाद से ही उनके पोते जयंत चौधरी और उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, है ना, उसके बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं भी साफ साफ नजर आने लगी हैं। और यही कारण है कि लोग जो है इस बार के भारत रत्न को सियासत से ज्यादा जोड़ करके देख रहे हैं। इससे पहले के भारत रत्न में भारत रत्न से सियासत का संबंध पहले भी रहा है, बट इस बार ये ज्यादा ही न्यूज में आ गया है, ज्यादा ही ये सवाल के कटघरे में खड़ा हो चुका है ना। खैर, इस पर अपनी अपनी लोगों की मान्यता है, लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर इन भारत रत्न से जो है किससे कितना और कहां जो है वो भाजपा सरकार को या बीजेपी की सरकार को फायदा मिलने वाला है। हम लोग एक एक करके समझेंगे और फिर हम ये भी समझेंगे कि बीजेपी का जो मॉरल एजेंडा है इसके पीछे वो क्या है, बीजेपी क्या दिखाने की कोशिश कर रही है या भाजपा सरकार क्या साबित करना चाह रही है इन सम्मानों के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कर्पूरी ठाकुर की। आप जानते हैं, है ना, इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। बिहार की राजनीति में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनको बिहार में आरक्षण के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। बिहार के 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे, है ना। बहुत लंबे समय तक जो है यहां पर वो एमएलए यानी कि विधायक के रूप में भी रहे, है ना। 1952 से लगभग 1984 तक ये विधायक रहे और एक भी बार विधायक का इलेक्शन भी इन्होंने हारा नहीं। इस पर मैंने एक अलग डिटेल वीडियो भी कर्पूरी ठाकुर बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर देखिए। आपको कर्पूरी जी के पूरे जीवन के बारे में और उनके राजनीतिक दर्शन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां भी आपको जानने को मिलेंगी। जब हम बात कर्पूरी ठाकुर जी की करते हैं तो कर्पूरी ठाकुर से बीजेपी को क्या फायदा है, ये हम चूंकि देखिए ये इसमें कोई दोहराई नहीं, मैंने पहले भी कहा कि ये सारे ही लोग सम्माननीय हैं, सारे ही लोग आदरणीय हैं। इन सबको भारत रत्न मिलने की जो कवायद है, देने की कवायद, ये बहुत दिनों से चली आ रही थी। बहुत दिनों से ये मांग थी कि
कि इन लोगों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, है ना। तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं कि इनको भारत रत्न जो मिला है वो सही है और इसमें कोई सवाल खड़े नहीं किए जाते। बट सवाल है समय का, सवाल है 5 साल बाद बीजेपी की घोषणा के कारण कि आखिर, और यहां पर हम वही समझने की कोशिश करेंगे क्या बीजेपी को इससे कोई राजनीतिक लाभ है, और अगर है तो क्या राजनीतिक लाभ है। एक जनता के रूप में, एक वोटर के रूप में यह आपको जानना भी चाहिए, चाहे आप बिहार से, आप किसी भी क्षेत्र से हैं। जब हम कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं तो आप सभी जानते होंगे, मैंने कर्पूरी ठाकुर के बारे में ऑलरेडी बताया। और जब बिहार के राजनीति की बात आती है, हम सबको पता है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, है ना। और जब हम बिहार में लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो यहां पर जो एक पिछड़ा वर्ग समुदाय, जो पिछड़ा वर्ग समुदाय जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग समुदाय की हमने जातीय जनगणना के बारे में भी सुना होगा आपने, है ना। और उसके बाद से ये क्लियर भी हो गया है कि बिहार में जो बहुत बड़ी आबादी है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी है। और पिछड़ा वर्ग के बिहार के मतदाताओं में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप देखें तो लगभग 40 से 45% तक की जो आबादी है वो पिछड़े वर्ग की आबादी है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर देश में, मैंने जैसे पहला भी कहा कि पहली बार पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके उन्होंने सामाजिक न्याय को नई दिशा दी थी, है ना। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो है नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि चाहे वो राजद हो, लालू यादव की सरकार, उन्होंने भी हमेशा इनके बारे में बात की। तो जो पिछड़े वर्ग का जो वोटिंग है, पिछड़े वर्ग की जो इतनी बड़ी वोटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो एनडीए की गठबंधन, नीतीश कुमार और जो बीजेपी की गठबंधन है उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो एक जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे शायद बीजेपी का ये उद्देश्य रहा होगा। लेकिन जैसा मैंने अगेन कहा कि कर्पूरी ठाकुर उन नेताओं में या ऐसे लीडरों में से हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना ये देश के लिए गौरव की बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं लालकृष्ण आडवाणी के विषय में। जब हम लालकृष्ण आडवाणी की बात करते हैं तो बीजेपी, आपको पता है कि ये बीजेपी के एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं। खास करके जब आपको राम मंदिर की बात आती है ना, तो 1991 का वो, है ना, 90-91 के समय का वो रथ यात्रा हमारे सामने आता है जो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में किया गया था, जो इसके बाद बाबरी मस्जिद को, है ना, तोड़ करके गिराया गया। तो अभी चूंकि राम मंदिर का अभी मुद्दा बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, राम मंदिर निर्माण फाइनली हो गया, ठीक है, उसका भव्य उद्घाटन हुआ, पूरे देश दुनिया में इसकी चर्चाएं बनी रही, है ना। और उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी जी के नाम की घोषणा के बाद जो है ना, भारत रत्न के लिए इनको नामित करने के बाद भी कई जो है राजनीतिक जो है वो एक बात विवाद जो है वो शुरू हो गया, कई सवाल भी इसमें खड़े हुए। अब अगर हम आडवाणी जी की बात करें, ठीक है, तो राजनीति में इनका बहुत, है ना, प्रभाव रहा है, बहुत लंबा समय इन्होंने राजनीति को दिया है। लेकिन कई बार जो बीजेपी और अमित शाह जी की सरकार है उन पर ये सवाल भी खड़े किए गए कि इवन जो विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने भी कई बार ये सवाल खड़ा किया कि जो नरेंद्र मोदी जी और जो अमित शाह जी हैं उनकी सरकार ने आडवाणी जी को कहीं ना कहीं साइड कर दिया। और आडवाणी जी को भारत रत्न देने से, है ना, जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व में यकीन रखने वाले वर्ग हैं उन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जिन लोगों में ये नाराजगी थी, जो पुराने बीजेपी के समर्थक जिनमें ये नाराजगी थी कि लालकृष्ण आडवाणी को कहीं ना कहीं साइड कर दिया गया है, तो ये चीजें जो है अब खत्म हो जाएंगी। और जो बीजेपी के ही कुछ जो भूले भटके वोटर्स हैं, ठीक है, जो पहले बीजेपी को वोट करते थे, समर्थन करते थे, हो सकता है कि वो वोटर्स वापस आ जाए और वो सब वापस बीजेपी के समर्थन में वोट करें। तो लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने के पीछे का एक उद्देश्य ये हो सकता है, ठीक है। बाकी जैसे ये वन ऑफ द डिजर्विंग पर्सन है, ठीक है, जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, है ना, किसानों के मसीहा की बात करते हैं, है ना, किसान आंदोलन के प्रणेता की, है ना, और वो है चौधरी चरण सिंह जी, है ना। जब चौधरी चरण सिंह जी का नाम आता है तो चाहे किसान, जब हमारे दिमाग में किसान वर्ग, किसान आंदोलन की पूरी कहानी सामने आ जाती है। किसानों के नेता, जाट नेता और किसान नेता हमेशा कहे जाते थे, और उत्तर प्रदेश में इनकी तो खैर, है ना, ख्याति बोलती भी है। और आप सबको पता है कि जब हम लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 80, और इस तरह से बीजेपी की स्थिति ऑलरेडी जो है उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। लेकिन अब चूंकि वहां भी बीजेपी के गठबंधन में से अभी राष्ट्रीय लोकदल, जो कि इन्हीं के चौधरी चरण सिंह जी के पोते, है ना, की पार्टी है, ठीक है, और उस पार्टी का भी इसमें शामिल होने का जो है पूरे कयास लगाए जा रहे हैं और उससे बीजेपी को फायदा भी होगा, ठीक है। तो ये जो जाट और किसान वर्ग है, हमने, अगर आप बीजेपी का शासनकाल पूरा देखें ना, तो जाट और किसान समुदाय जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध में ही खड़ा नजर आता हुआ। आपने को 2020 का वो किसान आंदोलन याद होगा, और हाल फिलहाल में भी जो है किसान आंदोलन की बहुत ज्यादा तैयारी चल रही है, चूंकि इलेक्शन नजदीक आ रहा है। लेकिन ऐसे में चौधरी चरण सिंह के नाम की घोषणा, ये इस नाम की मांग तो बहुत समय से रही, इनको भारत रत्न देने को लेकर के मांग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिजर्विंग, अगर मैं अभी इस 5 भारत रत्न की लिस्ट देखूं ना, तो मेरे हिसाब से जो सबसे टॉप डिजर्विंग अगर कोई है वो एक ये है, और दूसरे हैं MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। क्योंकि कृषि का जो पूरा जो रूप है ना, बदला, किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने में जो योगदान इन दो व्यक्तियों का है वो शायद ही किसी का होगा।
तो इनको ये तो मोस्ट डिजर्विंग, इनको बहुत पहले से मांगे, लेकिन इस समय इनको भारत रत्न देने के पीछे जरूर जायज सी बात है, सियासत को देखा जा रहा है। और सियासत में भी लोकसभा की वो 80 सीटें देखी जा रही है जो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में इनकी जो ख्याति बोलती है, किसान नेता है, ठीक है, किसानों के मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है। इनसे दो चीजें फायदा होगा, एक तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप चाहे हरियाणा का क्षेत्र लीजिए, चाहे आप और जहां भी किसान, एक बड़ा किसान वर्ग है, वहां पर बीजेपी को फायदा होगा, है ना, लालकृष्ण आडवाणी, ये चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने से और इस नाम की घोषणा से, क्योंकि किसान आंदोलन अभी होने वाला, किसान आंदोलन की फिर से तैयारी की जा रही थी, और उम्मीद है कि अब वो उस चीज में कहीं ना कहीं एक बदलाव दिखेगा, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ये कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है। खैर, तो उत्तर प्रदेश में जो है मतदाताओं की बड़ी भागीदारी है किसान और जाट की, है ना। जाट सहित किसान यूपी में एक महत्वपूर्ण वोटर बेस बनाते हैं, है ना। खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर ये जो है किसान और जाट किसान हार जीत के निर्णय करने की स्थिति में हमेशा वो बने रहते हैं, तो इससे बीजेपी को ये फायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, और पीवी नरसिम्हा राव, और अगर हम और एम एस स्वामीनाथन की बात करें, एम एस स्वामीनाथन को आप जानते ही होंगे, फादर ऑफ, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और इनको अगर बात करें कि इनको भारत रत्न देने से बीजेपी को क्या फायदा है, तो अगेन वही कि इनको भारत रत्न देने से एक जो बड़ा फायदा है वो कृषि समुदाय के ही वोटर बेस का है ना। पंजाब, हरियाणा, चाहे फिर तमिलनाडु, साउथ इंडिया, क्योंकि ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो साउथ इंडिया के क्षेत्र में जहां बीजेपी की पकड़ हमेशा से कमजोर रही है, वहां पर बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, है ना। खैर, इन सब की जो विभूतियां हैं, इनके बारे में अलग से एक वीडियो सेपरेट लेकर के आऊंगा, है ना। कर्पूरी ठाकुर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो एम एस स्वामीनाथन हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, इन सब के राजनीतिक सामाजिक जीवन पर अलग अलग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आप तब तक फिलहाल जो है कर्पूरी ठाकुर के बारे में नीचे जो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को देखिए, और बहुत जल्दी इन सब के बारे में आपको जानकारी और मैं जो वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। तो इनका और पीवी नरसिम्हा राव, अगर आपको पीवी नरसिम्हा राव हो, पीवी नरसिम्हा राव को जो ये भारत रत्न देने की अगर बात करें, तो इसके पीछे बीजेपी के कई जो है कारण हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, तो ये उस समय सरकार में थे जिसमें बाबरी मस्जिद जो है वो गिराई गई थी, है ना। ये उस समय सरकार में थे जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो पहल शुरू की गई, एक नई आर्थिक नीति कहिए भारत में जो है वो लागू की गई, और भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया गया। तो इनको जब हम पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे, हाँ, लेकिन ये आप इंटरेस्टिंग है कि ये कांग्रेस के नेता थे, है ना। और कांग्रेस के नेता होने के बावजूद इनको जो है बीजेपी की सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये उनके मॉरल एजेंडे में जो है ये आ जाता है कि जो बीजेपी की सरकार अब ये भी कह सकती है ना, उनके पास कहने के लिए कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो, है ना, पार्टी से कहीं ऊपर देख करके, यानी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वो देखते हैं, और वो सभी दलों के नेताओं का जो है वो सम्मान करते हैं। बीजेपी के पास एक मॉरल स्टोरी कहने के लिए कहीं ना कहीं हो गया है, ठीक है। खैर, तो पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की पहल पर तो अगर बात करें, तो सरकार ने ये एक संदेश तो दिया, साथ ही इसका एक जो बहुत बड़ा फायदा होगा वो होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला क्षेत्र में। हम सब, आपको अगर पता होगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात करें, तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। तो ये जो कुल 42 लोकसभा सीटें, इस पर बीजेपी को इस बार फायदा देखने को मिल सकता है। वैसे ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति हमेशा से कमजोर रही है, बीजेपी की पकड़ थोड़ी कमजोर रही है, और इसके द्वारा हो सकता है शायद ये देखने को मिले कि बीजेपी की स्थिति में थोड़ी इन क्षेत्रों में सुधार हो सकती है, ठीक है। और दक्षिण में बीजेपी को जो राजनीति है उसमें बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो नरसिम्हा राव हो, एम एस स्वामीनाथन हो, तो दक्षिण की राजनीति में इन लोगों का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कद है, और यहां पर बीजेपी को कुछ एडवांटेज देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि इस बार के भारत रत्न से किस तरह सियासत को जोड़ा जा रहा है, किस तरह से वोट बैंक पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से बीजेपी एक अलग ही तरह की मॉरल, जिसको हम कहते हैं कि एक मॉरल पॉलिटिक्स वाली जो है एक चीज को उन्होंने शुरू किया है, जिसका जवाब विपक्ष या कांग्रेस के पास बहुत कम नजर आ रहा है। देखिए, जब आप बीजेपी के मॉरल प्रचार की बात करेंगे ना, अब देखिए बीजेपी के पास क्या क्या कहने को है। अब चूंकि बीजेपी ने विभिन्न राजनीतिक विचारधारा और पार्टियों, चाहे वो कांग्रेस के नरसिम्हा राव हो, भाजपा से लालकृष्ण आडवाणी है, से जुड़ी हस्तियों को भारत रत्न देकर भाजपा को ये एक ऐसी पार्टी के रूप में स्थापित करने का काम करता है ना, कि जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देखते हैं, है ना। और इससे कहीं ना कहीं कि भाजपा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ये एक गर्व से वो कह सकती है कि उन्होंने हमेशा ही राष्ट्र के नायकों को सम्मान दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी जाति और कहीं से भी हो, है ना। इसके अलावा अगर ये समझे, है ना, कि इसके अलावा
बीजेपी जब हमेशा इस बात पर जोर देती है कि वो है ना दलगत राजनीति नहीं करती है ना, वो जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती है ना, इससे उठकर या इससे ऊपर उठकर वो सबको उचित सम्मान देती है, तो भाजपा की या बीजेपी की जो ये बातें हैं इस पर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को एक समर्थन भी मिलेगा, एक मोरल सपोर्ट भी मिलेगा, और बीजेपी का जो राष्ट्रवादी एजेंडा है उसमें जो है एक बहुत मजबूती भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि और क्षेत्रों के नेताओं और व्यक्तियों को सम्मानित करके जो है एक जो मोदी सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी अपील को जो है एक और व्यापक आधार देने की कोशिश की है। ठीक है, और कहीं ना कहीं सरकार की इस पहल से अगर आप ट्विटर चेक करेंगे, आप और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेक करेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि भारत रत्न की घोषणा के बाद बीजेपी को एक मॉरल सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। एक जो एक इनका रवैया है वो जो मतदाता है उनके दिल को छू गया है। कई जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भाजपा के इस तरह के जो स्टेप्स हैं उसका स्वागत कर रही है और बीजेपी के गठबंधन को और ज्यादा मजबूती मिलती जा रही है। तो देखते हैं बाकी कि आने वाले समय में राजनीति में और क्या फेरबदल देखने को मिलते हैं। इससे संबंधित और भी कोई अगर जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बार के भारत रत्न और इसके सियासत से क्या संबंध आपको महसूस होते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने इस वीडियो में आपको सियासत और सम्मान के इस कनेक्शन को समझाने की थोड़ी सी पहल की कोशिश की। बाकी अगेन मैं एक बार फिर से ये कहूंगा कि जिन जो 5 विभूतियों को सम्मान मिला है वो सम्माननीय है, वो आदरणीय है। उनको ये मिलने इस भारत रत्न मिलने की कवायद कोई आज नई नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की है, बट इनको भारत रत्न मिलने की मांग बहुत पहले से की जा रही है और इनको भारत रत्न मिलना भी चाहिए इनके कामों के लिए, जिस तरह की है ना इन्होंने किए, जिस तरह की राजनीति की है, जिस तरह से इन्होंने सामाजिक आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप लोग इसके बारे में जो भी सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।